हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ निष्ठा एंड ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम सारे एक्सपेरिमेंट्स समझेंगे एंड फिर उनके वाइवा क्वेश्चंस भी हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच द होल वीडियो। सो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, डिटरमाइन करनी है कॉम्पोजिशन ऑफ NaCl एंड NaOH। 10 ग्राम NaCl और NaOH का हमें एक मिक्सचर दिया हुआ है, तो हमें डिटरमाइन करना है कि NaCl कितना है और NaOH कितना है। तो क्या क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड होंगे, ये तो हमें दिया ही हुआ होगा मिक्सचर। एक HCl का सॉल्यूशन जो स्टैंडर्डाइज हो ऑलरेडी, एक इंडिकेटर और डिस्टिल्ड वाटर। अब हमें क्या करना है, ब्यूरेट को फिल करना है HCl से और एक पिपेट में 10 ml ऑफ जो वो मिक्सचर हमें दिया गया है उससे कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। तो जब हम कॉनिकल फ्लास्क के अंदर फिर फिनोफ्थिलीन ऐड कर देंगे, फिनोफ्थिलीन डालने से जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा, इंडिकेटिंग कि वो बेसिक है। फिर स्लोली HCl ऐड करेंगे जब तक कि पिंक कलर इंडिकेट नहीं, पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता है, मतलब कि ताकि जिससे हमें पता चल जाएगा कि इतना वॉल्यूम ऑफ एसिड इस्तेमाल हुआ। तो जो HCl है वो NaCl से तो रिएक्ट करेगा नहीं, NaOH से करेगा। तो फिर हम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, तो इस फॉर्मूले से NaOH की वैल्यू निकाल सकते हैं। NaOH की वैल्यू जब आ जाएगी तो फिर जब उसको माइनस कर देंगे 10 ग्राम्स में से, तो हमें पता चल जाएगा कि NaCl कितना है। तो दिस इज द कैलकुलेशन, हमें ये दिया हुआ था, वॉल्यूम अपने इतने इस्तेमाल करी एंड फिर इस फॉर्मूले में जब पुट करेंगे तो N2 आ जाएगा कि कितनी नॉर्मेलिटी थी NaOH की, फिर उससे वेट निकाल के एंड फिर NaCl का वेट। एंड इसमें फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर क्या था हमारा, फिनोफ्थिलीन। ये जो क्वेश्चन है वाइवा में टीचर ज़रूर पूछते हैं कि तुम्हारा इंडिकेटर क्या था एंड क्या था कि एंड पॉइंट क्या आया, हमारा एंड क्या हुआ, पिंक टू कलरलेस, तो कलरलेस इज आर एंड पॉइंट। एंड हमेशा वाइवा में जो प्रोसीजर होता है ना वो पढ़ के जाना चाहिए, समझ के कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म करें, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो यही पूछ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करा या आप ये कैसे परफॉर्म करोगे, right? So now we have our second experiment to determine the surface tension of the liquid by stalagmometer। तो स्टेलेग्मोमीटर, अगर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा है तो देखा होगा लैब में एक ऐसा ट्यूब जैसा होता है, ये ऐसा दिखता है स्टेलेग्मोमीटर, ऐसा हमारे ऐसा लाइक राउंडेड होता है यहाँ से बल्ब, ये होता है स्टेलेग्मोमीटर। तो इसको हम यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन मेजर करने के लिए। तो क्या क्या चाहिए, स्टेलेग्मोमीटर चाहिए, एक पेपर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, रूम का टेम्परेचर नोट करने के लिए, क्योंकि सरफेस टेंशन वगैरह जो होती है वो टेम्परेचर के हिसाब से वैरी करती है। फिर डिस्टिल्ड वाटर एंड गिवन लिक्विड सैंपल। तो सबसे पहले तो स्टेलेग्मोमीटर को हमें साफ़ करना है, डिस्टिल्ड वाटर से टेम्परेचर मेजर करना है। एंड फिर स्टेलेग्मोमीटर में हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरा स्टेलेग्मोमीटर है तो इसमें मैं ऐसे 2 पॉइंट्स मार्क कर दूंगी इक्वल डिस्टेंस पे, एंड फिर हम काउंट करेंगे कि जब पानी यहाँ तक फिल कर देंगे एंड जब यहाँ तक आएगा तो कितनी ड्रॉप्स बनी है, एंड ये हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड फिर कॉन्करेंट रीडिंग्स हमें चाहिए, एंड फिर वो जब उनको कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला में पुट करके, नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू डेंसिटी उस टेम्परेचर पे कितनी थी, तो हमें सरफेस टेंशन पता चल जाएगी जो हमें अननोन लिक्विड है उसकी, डेंसिटी ऑफ वाटर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, and densities of the liquid and the water, and the number of drops water की कितनी थी, नंबर ऑफ ड्रॉप्स लिक्विड की कितनी थी। जब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सरफेस टेंशन कितनी है हमारी नॉन लिक्विड की। Now we have third experiment, determination of strength of given chloride ion in the sample using titration। तो हमें एक सैंपल दिया हुआ है, उसमें पता लगाना है कि क्लोराइड आयन कितना है टाइट्रेशन की हेल्प से। तो हमें क्या क्या केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं इसमें, मटेरियल्स, तो AgNO3, पोटेशियम क्रोमेट, सोडियम क्लोराइड, ब्यूरेट एंड पिपेट। तो
पिपेट में हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैंपल जो निकाल लेते हैं, नॉर्मली 10 ml ले लेते हैं, 10 या फिर 20, एंड उसमें ऐड कर देना है K2CrO4 विच इज़ आर इंडिकेटर। अब टाइट्रेट करना है हमें, टाइट्रेट करना है स्टैंडर्डाइज, जिसकी हमें नॉर्मेलिटी पता हो उस वाले सिल्वर नाइट्रेट से, जब तक कि हमारा ब्रिक रेड कलर ना आ जाए। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट हो जाएगा। फिर यही 2-3 बार करना है जब तक कि कॉन्करेंट रीडिंग्स नहीं आ जाती। मेजर करेंगे हम कि जो हमारा हम मेजर करेंगे कि हमने कितना टाइट्रेंट यूज़ करा है, एंड जब कॉन्क्रीट रीडिंग तक हम करते रहेंगे, एंड फिर कैलकुलेट करेंगे कि क्लोराइड आयन कितने आए, एंड फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, जो भी हमें अपनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, मोल पर लीटर या फिर mg पर लीटर या परसेंटेज, जिसमें भी, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, राइट। तो ये रिएक्शन होती है कि जब हमने टाइट्रेशन करी Ag+Cl, तो जो वो दोनों हैं वो कंबाइन हो जाएंगे। इसका मतलब जितना Ag इस्तेमाल हुआ हमारे पास, उतने ही हमारे पास Cl के आयंस होंगे। तो इसके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसमें इंडिकेटर क्या था हमारा, K2CrO4, जिसका कलर क्या होता है, येलो, और एंड पॉइंट क्या है, ब्रिक रेड। Then we are fourth experiment, determine the viscosity of the given liquid। अभी पहले हमने निकाला था surface tension, अब क्या है हमारे पास, viscosity using Oswald's viscometer। तो विस्कोमीटर कुछ ऐसा सा होता है, विस्कोमीटर में 2 बल्ब्स होते हैं, जैसे वो यूट्यूब जैसा होता है। विस्कोमीटर कुछ ऐसा दिखता है, ये बल्ब 1, ये बल्ब 2, एंड यहाँ पे कैपिलरी होती है, इस वाली साइड से हम वाटर फिल करते हैं, एंड फिर यहाँ से वाटर राइज होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, वाटर फिल कर देंगे, ये लोअर मार्क है, ये अपर मार्क है। फिर हम टाइम नोट करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, एंड फिर वही सेम है दोनों में, वाटर में और अननोन लिक्विड में, दोनों में टाइम नोट करेंगे, उनकी डेंसिटीज निकालेंगे, एंड फिर उसको जब पुट कर देंगे फॉर्मूला में, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी विस्कोसिटी जो है वो कितनी है। Then we have a next experiment, determine the amount of oxalic acid and sulfuric acid in 1 liter of given solution। तो मतलब हमें ऑक्सालिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट पता लगानी है, 1 लीटर सॉल्यूशन में वो गिवन है, एंड हमें क्या क्या दिया हुआ है, NaOH और KMnO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इज फिनोल्फथालीन यूज्ड एज इंडिकेटर, क्योंकि फिनोल्फथालीन जो होता है ना, वो एकदम से जैसे ही जो पीएच की रेंज होती है वो चेंज होती है, तो वो उसमें एक शार्प कलर का चेंज होता है, पिंक से वो तुरंत लाइट ब्लू हो जाए, कलरलेस हो जाता है। तो हमें तभी पता चल जाएगा कि जो हमारा NaOH है वो कब न्यूट्रलाइज हुआ। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ये बहुत सारे टीचर्स पूछ लेते हैं क्वेश्चन। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है ना, वो सॉल्यूशन जो ओवर द टाइम डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होता। जैसे NaCl जो होता है ना, वो मतलब अगर आप अपनी लैब में रखोगे तो जो उसकी मोलारिटी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन थी, वो ओवर द टाइम सेम ही रहेगी, वो मेरा हो जाएगा प्राइमरी सॉल्यूशन, राइट। एंड स्टैंडर्ड जो होता है, हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, क्योंकि वी डोंट नो कि उसकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ओवर द टाइम रखे रखे चेंज हो सकती है, उसके कंपाउंड केमिकल्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसीलिए हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। वो जिस स्टैंडर्डाइजेशन से आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो वही रहे। देन हमने जो NaOH है वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि NaOH जो है ना, वो एनवायरनमेंट में से CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाती है। तो NaOH क्या है, NaOH इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड NaCl इज एन एग्जांपल ऑफ primary standard। Then why do we first standardize? सिर्फ वही सेम HCl को स्टैंडर्डाइज करते हैं, बिकॉज HCl जो है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है
वो अलग हो सकती है या फिर डीकम्पोज हो सकता है, वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो ताकि सही नॉर्मेलिटी है, तभी जैसे अगर HCl ही ठीक नहीं पता होगा तो कैलकुलेशन ऑफ NaOH और NaCl कैसे ठीक आएगी। Then second experiment, what is the surface tension and what causes it? तो surface tension क्या होती है? Surface tension होती है force per unit per unit length at the surface of the liquid। सो सरफेस टेंशन जो होती है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ये टीचर्स पूछ लेते हैं बेसिक से ही है कि सरफेस टेंशन किससे होती है, क्योंकि जो लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड उससे सरफेस टेंशन, तो वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि वो मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करे, इसीलिए उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। देन स्टेलेग्मोमीटर क्या है? स्टेलेग्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम सरफेस टेंशन इस मेजर करते हैं बाय काउंटिंग द ड्रॉप्स, कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी ड्रॉप्स आ रही। फिर वाटर एज अ रेफरेंस क्यों हमने इस्तेमाल करा है? क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल होता है एंड ये सरफेस टेंशन वाटर की अवेलेबल हमें पता है, उसमें मतलब कुछ ऐसा इट्स इजी बेसिकली, हम ये सबके पास होता ही वाटर। देन हाउ डज टेम्परेचर इन्फ्लुएंस सरफेस टेंशन? तो टेम्परेचर से सरफेस टेंशन जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। देन वाई डू डिटर्जेंट्स डिक्रीज द सरफेस टेंशन? डिटर्जेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो अभी सब बहुत बहुत क्लोज क्लोज पैक्ड है एंड ये सरफेस टेंशन इनका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन है। लेकिन जब मैंने इनके बीच में से डिटर्जेंट डाल दिया तो इन्होंने इसके बीच के स्पेस ऑक्यूपाई कर ली एंड जो लिक्विड के फोर्सेस थे वो कम पड़ गए मॉलिक्यूल्स के, तो इसीलिए जो हमारी सरफेस टेंशन है वो डिटर्जेंट से कम हो जाती है। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप यूज्ड इन दिस मेथड? तो हमने क्या रिलेशनशिप यूज़ करा है कि जो सरफेस टेंशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, जो सरफेस टेंशन है वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो बनी उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने वो ऐसा कांस्टेंट मान गए कि सरफेस टेंशन is inversely proportional to the number of drops। तो हमने इसे एज अ कांस्टेंट कि S1 is equals to 1/n1 ऐसा कांस्टेंट मान के हमने इसका निकाला है, इस मेथड से सॉल्व करा है। देन एक्सपेरिमेंट थर्ड क्या था हमारा, व्हाट इज द, हमें क्लोरीन आयन की जो है वो बताना था कि कितने हैं। तो इसमें हमने क्या करा, ये जो मेथड होता है एक्सपेरिमेंट थर्ड में जो हमने करा वो है मोहर्स मेथड एंड इसमें हमने क्या करा ना, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करी, जिसमें हमने Ag को रिएक्ट कराया Cl नेगेटिव से, जिससे इनसॉल्युबल AgCl बना। तो AgCl जो होता है उसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का होता है AgCl। ये एक प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है एंड ये कौन सा मेथड है, ये मोहर मेथड है। इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज करा है हमने इसमें यूज करा है पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4, जिसने रेड प्रेसिपिटेट्स बनाए Ag2CrO4 के, इसने ये रेड प्रेसिपिटेट बनाए इसके, जो कि हमारा एंड पॉइंट था। पहले जब क्लोराइड जो है वो फुली प्रेसिपिटेट हुआ तो हमारा ये एंड पॉइंट आया रेड ब्राउन कलर का, और कौन सा हमने इंडिकेटर इस्तेमाल करा है K2CrO4। अब हमने AgNO3 क्यों इस्तेमाल करा, बिकॉज वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बना था क्लोराइड के साथ, तो जब वो रिएक्ट होगा पोटेशियम क्रोमेट के साथ तो फिर वो प्रेसिपिटेट्स बना देगा, जिससे कि हमारा इंडिकेटर पता चल जाएगा, हमें आसानी होगी हमें देखने में कि हमारा रिजल्ट आ गया है। तो AgCl के प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं, कर्ली वाइट कलर के। देन डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड पॉइंट तो जब हम देख लेते हैं कि अच्छा ओके हम पिंक से वाइट कलर का हो गया तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट, लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट होता है वो थियोरेटिकली कि अच्छा इस वैल्यू पर आनी चाहिए, पर्टिकुलरली स्टोइचियोमेट्रिक
जो थ्योरी से वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट। देन व्हाई मस्ट द सॉल्यूशन बी नियर न्यूट्रल पीएच। तो जो हमारा AgOH है वो जो हमारा AgNO3 है वो न्यूट्रल पीएच पे होना चाहिए, बिकॉज हाई पीएच पे AgOH बन जाएगा एसिडिक मीडियम में, और फिर एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट है वो डाइक्रोमेट में बदल जाएगा, जिससे जो हमारा एंड पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि फिर Ag अगर OH से भी हमारे कंबाइन हो गए तो फिर Ag हमारे Cl से भी चाहिए, OH से भी चाहिए, तो जब वो रिएक्ट करेंगे तो ये वाले Ag भी होंगे और ये वाले, तो हमारे जो एंड पॉइंट है उसमें एरर आएंगे, क्योंकि वो जो OH के साथ कंबाइंड Ag थे उसको भी काउंट कर रहा है। देन फोर्थ एक्सपेरिमेंट था विस्कोसिटी निकालने वाला। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू इट्स फ्लो। जैसे कि हनी होता है वो ज़्यादा विस्कस होता है कि जो इंटरनली उसके मॉलिक्यूल्स है उसको स्टॉप कर रहे हैं फ्लो करने के लिए, तो वो होती है हमारी विस्कोसिटी। लेमिनार फ्लो क्या होता है एंड व्हाई इट इज एसेंशियल। लेमिनार फ्लो होता है कि जैसे जो हमारा लिक्विड होता है ना उसमें लेयर्स होती हैं, पैरेलल लेयर्स में, तो लेयर्स, इन लेयर्स के बिना मिक्सिंग के जब फ्लूइड ऐसा नॉर्मली स्ट्रेट स्ट्रेट फ्लो करता है तो उसे कहते हैं लेमिनार फ्लो। हमने क्या इस्तेमाल करा है, ऑसवर्ल्ड विस्कोमीटर इस्तेमाल करा है। इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हमारा फॉर्मूला था, ये इनमें रिलेशन होता है कि जो विस्कोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब विस्कोसिटी पे टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। जैसे जो भी बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर पे तो एकदम नॉर्मली लगते हैं कि विस्कस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता है जैसे वैसे वो थिक विस्कस होते जाते हैं। अब जो हमारा विस्कोमीटर है वो फ्री ऑफ बबल्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि बबल्स जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब, हमारे विस्कोमीटर में कैपिलरी ट्यूब होती है बहुत ही माइन्यूट पतली सी, तो अगर इसमें बबल्स ट्रैप हो जाएंगे तो जैसे बबल ट्रैप हो गया इधर तो पानी नॉर्मली जो भी हमारा लिक्विड है वो नॉर्मली नहीं फ्लो करेगा, वो इनको अवॉइड करते हुए फ्लो करेगा, तो जो टाइम मेजरमेंट है वो हमारी अफेक्ट होगी। इसीलिए जो विस्कोमीटर है वो बबल फ्री होना चाहिए। फिर हमारा फिफ्थ एक्सपेरिमेंट क्या था, विच टाइट्रेशन इज यूज्ड फॉर ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4। हमने ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट पता लगाई थी कि कितना था, तो वो कौन सी टाइट्रेशन थी हमारी, रिडॉस टाइट्रेशन। हम सेल्फ इंडिकेटर, हमने टाइट्रेशन ना KMnO4 से करी थी, लेकिन जो KMnO4 होता है ना उसको हम सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो KMnO4 होता है ना उसका कलर होता है पर्पल कलर का कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे डाइट्रेशन करेंगे ना तो KMnO4 जो है वो कम्प्लीटली उसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो वो एक सेल्फ इंडिकेटर है कि जैसे 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 ही रिएक्शन कंप्लीट हुई तो उसका कलर खुद ही चेंज हो गया। दैट इज वाई KMnO4 इज कॉल्ड सेल्फ इंडिकेटर। अब जो ऑक्सैलिक एसिड की टाइट्रेशन होती है ना हम उसे हीट करते हैं सम टेम्परेचर पर, क्योंकि ये जो टाइट्रेशन होती है ना, ये जो रिएक्शन होती है वो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो हीटिंग जो होती है वो रिएक्शन के रेट के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, इसीलिए हम इसको हीट करते हैं, क्योंकि हो तो बिना हीट करे भी जाएगी बट फिर बहुत टाइम लगाएगी, 2-3 घंटे में भी ज़्यादा टाइम, फिर अच्छे से रिएक्ट हो ना हो सब, तो इसलिए हमें इसको हीट करना पड़ता है सॉल्यूशन को बीच में। देन व्हाट इज द एंड पॉइंट, एंड पॉइंट क्या है, NaOH टाइट्रेशन। हाँ, तो इस वाली नॉट NaOH, इस वाली जो ऑक्सैलिक एसिड वाली टाइट्रेशन है इसमें हमारा एंड पॉइंट क्या है, इसमें फिनोल्फथालीन भी नहीं, इसमें जो हमारा KMnO4 होता है वो सेल्फ इंडिकेटर होता है, तो वो पर्पलिश पिंक टू कलरलेस। देन एक्सपेरिमेंट सिक्स, व्हाट इज द हार्डनेस, हार्डनेस जो होती है वो पानी में किसके कारण होती है, Ca2 प्लस आयन और Mg2 प्लस आयन से। अब दो टाइप्स की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस और
परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है वो बाइकार्बोनेट से होती है एंड वो हम रिमूव कर सकते हैं बॉइलिंग द वाटर एंड उनसे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस होती है वो रिमूव करने की थोड़ा डिफिकल्टी होती है, वो होती है क्लोराइड से एंड सल्फेट से। हमने रिएक्शन में कौन सा इंडिकेटर यूज़ करा था? ईबीटी, ईबीटी इंडिकेटर हमने यूज़ करा था। हम बफर क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बफर ईडी जो ईडीटी सॉल्यूशन होता है ना, वो एसिड बेसिक सॉल्यूशन पर जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो फॉर्म करता है, ताकि जो हमारे, इसलिए जो हमारा इनपुट होता है वो शार्प आता है। मैंने गलती से पर एक्सपेरिमेंट में भी बफर सॉल्यूशन को एसिडिक बोल दिया था, एक्चुअली वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। देन इसमें एंड पॉइंट क्या होता है? ईबीटी जो होता है वो हमारा वाइन रेड का होता है एंड जैसे जैसे रिएक्शन खत्म हो जाती है वो हमारा एंड पॉइंट होता है ब्लूइश कलर का। अब ये जो हमारी रिएक्शन होती है ईबीटी ईडीटी वाली, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। देन एक्सपेरिमेंट से व्हाट इज एल्कलानिटी? एल्कलानिटी क्या होता है कि मतलब कि वाटर कितना बेसिक है, या फिर कि कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी कैपेसिटी है कि वो न्यूट्रलाइज कर सके एसिड को। अब अल्कलिनिटी किससे होती है? जो भी बेसिक आयन होता है जैसे कि OH नेगेटिव एंड ये कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ये सब क्या होता है? अल्कलिनिटी कॉज करते हैं। अब हमने दो इंडिकेटर्स यूज करे हैं, पार्शियल पी एंड टोटल एम, दो। एंड पी अल्कानिटी क्या होती है? पी जो अल्कानिटी होती है वो होती है ड्यू टू OH नेगेटिव एंड हाफ ऑफ CO3 2 नेगेटिव आयन से। अल्कानिटी जो होती है वो मतलब कि ये जो होता है फिनोक्सिलिन जो होता है ये इन दोनों के जो प्रेजेंट होते हैं इनको बताता है, एंड जो M वाला है वो बताता है इन तीनों आयंस को जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए हम दोनों इंडिकेटर यूज करते हैं। अब एल्कानिटी जो होती है वो उसकी यूनिट क्या होती है? ppm में, mg पर लीटर में एंड CO3 इक्विवेलेंट में हम इनको ppm और mgl में इनको एक्सप्रेस करते हैं। या एंड देन ये है टेबल रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स के हमारे इंडिकेटर क्या थे, एंड पॉइंट क्या थे, एंड हमारा इसमें की रिएक्शन टाइप क्या था, राइट? So this was all about the video, and something I would like to mention कि जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज हर एक कॉलेज में सेम नहीं होता, तो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका प्रोसीजर या उनका थ्योरी एक बार ज़रूर रीड करके जाएं। एंड ऐसा मुश्किल नहीं होता है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं जो आपने परफॉर्म करा होगा या जो आपने लिखा हुआ होगा। जैसे विस्कोसिटी वाला तो पूछ लेंगे विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है। एसिड रिएक्शंस वाले में रिएक्शंस पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हुई, या फिर एंड पॉइंट इंडिकेटर, ये सब पूछते हैं। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो टीचर्स को भी पता चल जाता है, और कॉन्फिडेंस से आंसर करना होता है कि एंड ना कॉन्फिडेंस से आंसर करना होता है कि उनको लगे कि आपको आता है, तो फिर वो आसान आसान क्वेश्चन या एक आधा क्वेश्चन पूछ के भी भेज देते हैं। सो आई होप यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।